हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पीएच टेक डिजिटल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग जूनियर सुपर टेट के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपके आने वाली जूनियर सुपर टेट के अंतर्गत ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा, काफ़ी अच्छे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, आपके जूनियर सुपर टेट में जो आपका सिलेबस है उसमें आपका जो इंडियन इकोनॉमी है यानी भारतीय अर्थव्यवस्था, इसे भी आपको पढ़ना है। तो हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था का ये पहला आपका प्रैक्टिस सेट होगा, ठीक है। और जो हम लोग का जूनियर सुपर टेट का प्रैक्टिस सेट है ये 10वां होगा। उसके अंतर्गत हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था का पहला हम लोग वीडियो देखेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए, अब भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित लगभग आपको 8-9 वीडियो में सारे प्रश्न कवर हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो सभी वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का पहला वीडियो। और फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि किसी प्रश्न पे आप लोगों को लगता है कि डाउटफुल है तो आप उससे कमेंट करिएगा। मैं सभी लोगों के प्रश्नों का जो आप लोग कहते हैं कि ये सही हो सकता है या इससे आप इसकी व्याख्या करें, तो मैं आप लोगों के सारे कमेंट का मैं रिप्लाई देता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके किसी भी प्रश्न पर यदि संदेह हो तो उसे कमेंट कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है फ्रेंड्स हम लोगों का है भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। तो चलिए, इंडियन इकोनॉमी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित पहले प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पे है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, भारतीय अर्थव्यवस्था को हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में देखते हैं। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 2 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। देखिए, हमारे देश में जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है उसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? उसका मतलब होता है सार्वजनिक, जो सभी लोगों की चीज़ें हों और जो निजी क्षेत्र की चीज़ें हों, वे दोनों ही होने चाहिए, ठीक है। यानी दोनों का क्या हो, अस्तित्व हो, ठीक है। तो वही हमारी क्या होती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग 3 नंबर का प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 देखिए कह रहा है आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत है। आर्थिक विकास की दृष्टि से जो भारत हमारा है वह विकासशील देश है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसमें, विकासशील राष्ट्र। देखिए फ्रेंड्स, एक विकासशील होता है और एक विकसित होता है, ठीक है। तो जो हमारा विकसित देश है, तो यदि एग्जाम्पल के तौर पे आपको देखना होगा तो यूएसए यानी कि आपका संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। और विकासशील राष्ट्र देखना होगा तो हमारा देश भारत इसके अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। हमारा देश जो अभी है विकास कर रहा है, ठीक है। तो विकास के क्रम में अभी अग्रशील है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विकासशील राष्ट्र। अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर प्रश्न कह रहा है बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है। तो फ्रेंड, जो बंद अर्थव्यवस्था होती है उसका मतलब होता है आयात निर्यात क्या हो, बंद कर दिया जाए, ठीक है। जो आपका आयात किया जा रहा है, आयात का मतलब क्या होता है, आप क्या कर रहे हैं, कहीं दूसरे जगह से क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, ठीक है। और निर्यात का मतलब आप कहीं दूसरे जगह भेज रहे हैं कोई भी सामान, तो वो हमारा आयात निर्यात होता है। यदि इन दोनों चीज़ों का क्या है, बंद कर दिया जाए, वही हमारी हो जाती है बंद अर्थव्यवस्था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा, आयात निर्यात बंद। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5 नंबर का प्रश्न कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का सर्व प्रमुख कारण क्या है। जो हमारी अर्थव्यवस्था है पिछड़ी है, क्यों पिछड़ी है, उसका सबसे मुख्य कारण क्या हो सकता है। तो उसका देखिए मुख्य कारण देखिए, जो ऑप्शन 8 कह रहा है कि परंपरागत कृषि कृषि व्यवस्था, ठीक है। जो इसमें कृषि की व्यवस्था परंपरागत है, ये भी उसके पिछड़ेपन का एक कारण है, ठीक है। और जो बी दिया है देश की विशाल जनसंख्या, तो स्वाभाविक से है कि हमारे देश में बहुत बड़ी जनसंख्या है, वर्ल्ड लेवल पे दूसरे नंबर पे आती है, पहले चाइना आता है। तो ये भी क्या है, अर्थव्यवस्था को एक पीछे ले जाती है। तो बी भी हमारा राइट हो जा रहा है। सी कह रहा है कि उद्योगों का अल्प विकास। तो अभी हमारे देश में क्या है, जो उद्योग हैं पूरी तरह से उनका विकास नहीं हुआ है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा विकास हुआ है। तो इस हिसाब से ये भी हमारा देखिए सही हो जाएगा। तो जब तीनों ही राइट हो गए तो चौथा ऑप्शन जो हमारा होगा सभी, वही राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी देखिए कह रहा है कि उपरोक्त सभी, तो यही हमारे राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों ही क्या है, हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का एक मुख्य कारण है।
अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 6 नंबर का प्रश्न। प्रश्न नंबर 6 देखिए कह रहा है आर्थिक विकास का तात्पर्य है। आर्थिक विकास से क्या मतलब होता है फ्रेंड्स? तो देखिए आर्थिक विकास का मतलब होता है घरेलू उत्पादन में वृद्धि। जो घरेलू जो चीज़ें होती है उसके उत्पादन में जो वृद्धि होती है, ये भी आर्थिक विकास के अंतर्गत आती हैं। उत्पादन क्षमता जो होती है ये भी आती है उसके अंतर्गत। ठीक, उत्पादन क्षमता में यदि उसकी वृद्धि हो तो ये आर्थिक क्या होता है? विकास होता है। आय का समान वितरण एवं आत्मनिर्भरता, ये भी क्या होता है? आर्थिक विकास के अंतर्गत ही आता है। तो हमारे तीनों ही राइट हैं, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर। 7 नंबर कह रहा है अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है। तो फ्रेंड्स अर्थव्यवस्था का जो प्राथमिक पहला जो हमारा शामिल इन चारों में से क्या होगा? प्राथमिक क्षेत्र की बात आ रही है तो इसमें सबसे पहला हमारा आ जाएगा फ्रेंड्स, तो देखिए कृषि, वन, उत्खनन तीनों ही आते हैं। तो ये सभी हमारे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएंगे अर्थव्यवस्था के। देखिए कृषि भी यदि हमारे सही होगी तो ये भी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत है। यदि कृषि गड़बड़ होगी तो भी अर्थव्यवस्था हमारी क्या होगी? डाउन हो जाएगी। वन, ठीक है, वन यानी कि हमारे देश में वन कितने हैं? ये ठीक है, वनों से क्या, क्योंकि वनों से ही सब कुछ मिलता है। अभी देखा जाए जैसे लकड़ी हो गए, वन यदि है तो उस जगह बारिश भी अनुकूल होती है। तो और जैसे उत्खनन, उत्खनन का मतलब ये है कि यदि कहीं उत्खनन हो रहा है, कोयला है, बालू है, ठीक है, तो इस तरह के यदि हमारे उद्योग हैं, ठीक है, तो इन सभी ये सभी क्या आते हैं? हमारे प्राथमिक स्तर के अंतर्गत आ जाते हैं, यानी कि जो अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र ये तीनों ही आते हैं। तो ऑप्शन इसमें देखिए डी है, ये राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी। अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर। 8 नंबर कह रहा है सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो देखिए जो सेवा क्षेत्र होता है यानी कि जो सोशल सर्विस होती है, यह अर्थव्यवस्था के भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत किसके अंतर्गत आ जाएगा? तो ये देखिए आपके तृतीयक के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो तृतीयक अर्थव्यवस्था होती है ये उसके अंतर्गत आता है हमारा क्या? सेवा क्षेत्र यानी कि सोशल सर्विस। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, तृतीयक। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर फ्रेंड्स। 9 नंबर का प्रश्न कह रहा है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य करता है। तो फ्रेंड्स भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य होता है यह आपके केंद्रीय सांख्यिकी जो संगठन है उसका कार्य होता है। ठीक है, किसका कार्य होता है? केंद्रीय सांख्यिकीय जो संगठन होता है ये भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना करता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 10। 10 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष है। देखिए जो राष्ट्रीय आय की गणना का आधार है वो किस वर्ष को लिया जाता है? तो यह आपके जो 2011 से 12 तक के जो वर्ष है इसी को राष्ट्रीय आय की गणना का आधार माना जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 11 से 12 यानी 2011 से 12। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग 11 नंबर का प्रश्न। 11 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है राष्ट्रीय आय है। तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय आय देखिए इन चारों में से क्या होगी? तो देखिए ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, ये आपके राष्ट्रीय आय होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग 12 नंबर। 12 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो जो देखिए क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों की बात की गई है इसमें कि किस क्षेत्र का जो भारतीय राष्ट्र में आय, भारतीय राष्ट्र की जो आय है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान है। इन क्षेत्रों में देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा राइट आंसर होगा? तो 12 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी होगा, तृतीय क्षेत्र। ठीक है, भारत की जो राष्ट्रीय आय में सबसे ज़्यादा योगदान आपके तृतीय का आएगा, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, तृतीयक नहीं होगा, इसमें प्राथमिक होगा। ठीक है, प्राथमिक होगा। ठीक है, कि जो कि क्योंकि कृषि है, वन है और ये जो आपका खनन क्षेत्र है ये प्राथमिक के अंतर्गत आते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र। अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो भारत के राष्ट्रीय आय का सबसे पहले अनुमान किसने लगाया था? बहुत अच्छा प्रश्न है, 13 नंबर। तो दादा भाई नौरोजी। ठीक है, किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। देखिए इन्होंने ही धन निकासी का नारा भी दिया था। धन निकासी क्या था कि अंग्रेज जो थे वह किस प्रकार से हमारे देश को लूट कर यहाँ से धन अपने देश ले जा रहे थे, ये दादा भाई नौरोजी का नारा था धन निकासी का। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 13 का।
अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14। 14 नंबर का प्रश्न देखिए, थोड़ा सा ब्लर होगा, फिर भी आप लोग समझ जाएंगे। देखिए प्रश्न कह रहा है कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। वर्तमान की बात हो रही है, ठीक है। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे ज़्यादा योगदान किस क्षेत्र का है, 14 नंबर। तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स, सेवा, ठीक है, सेवा हो जाएगा। वर्तमान की बात आ रही है तो सेवा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर। 15 नंबर देखिए क्या कह रहा है 15 नंबर, थोड़ा सा आप लोग क्लियरिटी बढ़ा लीजिएगा फ्रेंड्स। प्रश्न कर रहा है इंडिया विजन 2020 क्या है। इंडिया विजन 2020 क्या है? तो इंडिया विजन जो 2020 है, यह देखिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। योजना आयोग द्वारा, देखिए ये योजना आयोग अब बदल के क्या हो गया, नीति आयोग हो गया, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं, नीति आयोग मान लीजिए या योजना आयोग। देखिए सी कह रहा है कि योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 ईस्वी तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टिपत्र, यही क्या है, इंडिया विजन 2020। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 16। 16 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन तैयार करता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत में जो बेरोजगारी के आंकड़े होते हैं उसका जो आंकड़ा तैयार किया जाता है, तो कौन सा आपका संगठन या मंत्रालय तैयार करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण जो संगठन होता है, यही भारत में बेरोजगारी के जो आंकड़े होते हैं तैयार करता है। कौन? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 17। 17 नंबर का प्रश्न का भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है। तो भारत में जो बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है वह आपकी किस प्रकार की होती है, तो वह आपके संरचनात्मक बेरोजगारी होती है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संरचनात्मक बेरोजगारी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 18। 18 नंबर कह रहा है भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी है। तो फ्रेंड्स भारत में के जो ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाने वाली जो बेरोजगारी है, तो वह किस प्रकार की बेरोजगारी है, तो वह बेरोजगारी आपके प्रच्छन्न, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसमें, प्रच्छन्न। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 19। 19 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है। राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर जो गरीबी का अनुमान लगाया जाता है, योजना आयोग, अभी देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन पुराना है, आप इसे नीति आयोग मान लीजिए, लेकिन प्रश्न में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हो सकता क्यों नीति आयोग आ जाएगा इसके स्थान पे। तो देखिए योजना आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है, तो बहुत अच्छा प्रश्न है। तो वह जो सूत्र होता है वह आपके टी सॉरी में डी टी लकड़ा वाला, ठीक है, जो डी टी लकड़ा वाला का जो सूत्र था, यही क्या करता है, योजना आयोग यानी कि नीति आयोग है, क्या करता है, इसी अनुमान का प्रयोग करता है राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, डी टी लकड़ा वाला। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर। 20 नंबर कह रहा है भारत में बेरोजगारी के अवसर उत्पन्न करने की दर किस क्षेत्र में सर्वोच्च रही है। अच्छा प्रश्न है 20 नंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्माण, ठीक है। कौन सा? ऑप्शन बी, निर्माण। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर कह रहा है अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था। तो जो अंत्योदय कार्यक्रम था फ्रेंड्स, उसका जो उद्देश्य था, उसका उद्देश्य था कि इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, गरीबों में सर्वाधिक गरीबी की मदद करना, ठीक है। जो गरीब लोग थे उसमें सबसे ज़्यादा जो गरीबी थी उसका क्या करना था, मदद करना ही ये अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर। 22 नंबर देखिए क्या कह रहा है, 22 नंबर कह रहा है फ्रेंड्स कुटीर ज्योति योजना का संबंध, कुटीर ज्योति योजना का संबंध किससे है। तो कुटीर जो ज्योति योजना है इसका संबंध आपके ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को क्या है, विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से, ठीक है। ये क्या है, कुटीर ज्योति योजना, ठीक है। ज्योति से आप समझ चुके हैं कि विद्युत से संबंधित है। तो किस जगह की बात की जा रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीबी रेखा से जो नीचे लोग होते हैं उनके जीवन यापन करने वाले लोगों पर जो परिवार होते हैं उन्हें क्या होती है, विद्युत सुविधा यदि उपलब्ध कराई जाती है तो वही हमारी कुटीर ज्योति योजना है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 23। 23 नंबर देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। 23 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है। तो जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट होती है फ्रेंड्स, ये आपके विश्व बैंक, ठीक है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक जो होती है यही प्रकाशित करती है वर्ल्ड डेवलपमेंट
रिपोर्ट। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर कह रहा है फ्रेंड्स, मानव विकास सूचकांक, ठीक है, जिसे शॉर्ट में इंग्लिश में क्या कहा जाता है, एसडीआई, किस अर्थशास्त्री की देन है। फ्रेंड्स मानव जो विकास सूचकांक है, मानव विकास सूचकांक यानी कि एसडीआई, ये किस अर्थशास्त्र, ठीक है, इकोनॉमिस्ट की ये देन है। तो ये देन आपके महबूब उल हक, ठीक है, जो महबूब उल हक अर्थशास्त्री थे, इन्हीं की देन है मानव विकास सूचकांक। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, महबूब उल हक। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग 25 नंबर देखिए कह रहा है, मानव विकास सूचकांक में शामिल होते हैं, मानव विकास सूचकांक में क्या शामिल होते हैं। तो मानव विकास सूचकांक में देखिए आपके जीवन प्रत्याशा ये शामिल होता है, साक्षरता दर ये भी शामिल होता है, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय यह भी शामिल होता है। जब तीनों ही हमारे राइट हो गए तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यह सभी। अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर कह रहा है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब प्रारंभ की गई। अच्छा प्रश्न है और इजी प्रश्न है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी जो योजना, देखिए योजना जो भी योजनाएं चलाई गई हैं उनमें से जो महत्वपूर्ण योजना है उनको तो आपको पढ़ लेना है, रट लेना है एकदम, ठीक है, क्योंकि जो सन होता है उस पर कोई आप कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते हैं, वो तो आपके एकदम जुबान पे होना चाहिए। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी जो योजना था यह कब प्रारंभ की गई थी। तो यह आपके 2 फरवरी 2006 में, कब, 2 फरवरी 2006 को प्रारंभ की गई थी आपकी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अभी इसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो है इसका नाम परिवर्तित करके क्या नाम रखा गया है, कमेंट करके जरूर से दोस्तों बताइएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 27 नंबर का प्रश्न कह रहा है, भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य कौन था। तो भारत में जो मानव विकास रिपोर्ट जो जारी किया था वह हमारा जो देश था, सबसे पहला देश वो आपका मध्य प्रदेश था। कौन सा था, मध्य प्रदेश था। इसी ने सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट क्या किया था, जारी किया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 28 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 28 नंबर कह रहा है, भारत निर्माण योजना संबंधित है। तो भारत निर्माण जो योजना है यह आपका जो है भारत की ग्रामीण अधोसंरचना के विकास से संबंधित है। किससे, भारत की ग्रामीण अधोसंरचना के विकास से, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 28 का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 29 नंबर कह रहा है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को कब प्रारंभ किया गया। तो फ्रेंड्स प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो थी, ठीक है, इसे प्रारंभ किया गया था आपके 25 दिसंबर 2000 को, ठीक है, कब, 25 दिसंबर 2000 को प्रारंभ किया गया था आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग, प्रश्न नंबर 30 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है, राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना कब प्रारंभ की गई। राजीव गांधी श्रमिक जो कल्याण योजना है यह कब प्रारंभ की गई थी। तो यह आपकी 1 अप्रैल 2005 को, कब, 1 अप्रैल 2005 को राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना प्रारंभ की गई थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 31 नंबर देखिए कह रहा है, भारत में योजना निर्माण के उद्देश्य हैं। भारत में जो योजनाएं होती हैं उसका निर्माण करने का उद्देश्य क्या होता है। तो उसका उद्देश्य जो होता है फ्रेंड्स देखिए आपके जो ऊपर के तीनों हैं तीनों राइट हो जाएंगे। राष्ट्रीय आय में वृद्धि ये भी सही है। आय और संपत्ति में असमानताओं को घटाना ये भी योजना निर्माण का उद्देश्य है। और निर्धनता उन्मूलन, ठीक है, निर्धनता जो है उसे धीरे धीरे खत्म करना ये भी क्या है आपके योजना निर्माण का उद्देश्य है, यानी कि आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 32 नंबर देखिए कह रहा है, पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है। तो जो पंचवर्षीय योजना होती है किसके द्वारा बनाई जाती है, यह किसकी जिम्मेदारी होती है। तो यह जिम्मेदारी आपकी होती है योजना आयोग, जो कि अभी क्या बन गया है, नीति आयोग, ठीक है, तो ये नीति आयोग बन गया है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा योजना आयोग, फिलहाल में आप इसको नीति आयोग समझिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 33 नंबर का प्रश्न कह रहा है, पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है। पंचवर्षीय योजना जो होती है उसका अंतिम जो प्रारूप होता है, ठीक है, ड्राफ्ट होता है, कौन अनुमोदित करता है। तो उसे आपके जो राष्ट्रीय विकास परिषद होता है यही
अंतिम रूप से जो उसका प्रारूप होता है अनुमोदित करता है कौन? राष्ट्रीय विकास परिषद। यही पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप क्या करता है? अनुमोदित करता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 34 नंबर का प्रश्न कह रहा है योजना आयोग की स्थापना कब हुई? अब देखिए योजना आयोग की बात आएगी, ठीक है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? तो योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी यह 15 मार्च 1950 को हुई थी। कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को हुई थी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जब इसका नाम बदला गया था कब? 2015 में नीति आयोग रख दिया गया था, ठीक है, रख दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 35 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। तो फ्रेंड्स नीति आयोग का देखिए वही नाम बदल कर आ गया, यहाँ पर नीति आयोग आ गया। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है फ्रेंड्स। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 36 नंबर का प्रश्न कह रहा है भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई। तो भारत में जो योजना आयोग है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह आपके केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव लाया गया था, उसी के द्वारा ये भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन सी सॉरी फ्रेंड्स बी राइट आंसर हो जाएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा, यानी कि 36 नंबर का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 37 नंबर कह रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होता है वह आपका प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 38 नंबर का प्रश्न कर भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? इजी प्रश्न है। तो कब भारत में सबसे पहले पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? तो वह वर्ष कौन सा है? तो वह आपका 1951 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 1951 था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 अप्रैल 1951 को भारत में सबसे पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। अगला प्रश्न देखिए 39 नंबर कह रहा है प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था? ये भी प्रश्न पूछ देता है कि जो सबसे पहली पंचवर्षीय यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना जो थी और उसमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे फोकस किया गया था, उसमें किस चीज़ पे बल दिया गया था। बहुत अच्छा प्रश्न है। 39 नंबर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कृषि पर, ठीक है, कृषि को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, इसमें क्या किया गया था? इस कृषि क्षेत्र पर अधिक बल दिया गया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 40 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है द्वितीय पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित है? तो जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है यह किस विकास के मॉडल पर आधारित है? तो यह जो मॉडल था फ्रेंड्स यह आपकी पीसी महालनोबिस जो है इन्हीं का मॉडल था। तो इन्हीं की मॉडल पर हमारी जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी आधारित थी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, पीसी महालनोबिस। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 41 नंबर कह रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन आपका 1952 में हुआ था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 1952 में। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 42 नंबर देखिए कह रहा है भारत में योजना अवकाश, ठीक है, प्लानिंग हॉलीडे था, ठीक है, भारत में योजना अवकाश था, कब था? बहुत अच्छा प्रश्न है। 42 नंबर, तो 42 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी। 1966 के जो सूखा उस समय 1966 में जो सूखा पड़ा था हमारे देश में उसी में क्या हुआ था? योजना अवकाश लाया गया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1966 के सूखे के बाद। अगला प्रश्न देखिए 43 नंबर का प्रश्न देखिए क्या रहा है निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? इन चारों में से कौन सी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी स्थापना की गई थी कारखाने की, जो कि इस्पात कारखाना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन डी ए सभी, ठीक है, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, तीनों ही, ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान जो ये इस्पात कारखाने थे इनके क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 44 नंबर, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा तो आप लोग इस थोड़ी सी क्लियरिटी बढ़ा लीजिएगा फ्रेंड्स। मैं प्रश्न को पढ़ दे रहा हूँ। प्रश्न कह रहा है गरीबी हटाओ तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस योजना का मुख्य उद्योग निर्धारित किया गया था?
तो इसका जो राइट आंसर होगा 44 का आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, चौथी। ठीक है, चौथी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 45। 45 नंबर कह रहा है 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर निर्धारित किया गया था। तो 10वीं पंचवर्षीय जो योजना थी उसमें जो कितने प्रतिशत विकास दर की लक्ष्य रखा गया था, ये आपको बताना है। 45 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका 8%। ठीक है, कितना, 8%, यानी कि ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 46 नंबर देखिए कह रहा है 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी उसकी अवधि कब से कब तक है। तो उसकी अवधि आपकी है 2012 से 2017 तक। ठीक है, कब से, 2012 से 2017 तक चली थी हमारी 12वीं, ठीक है, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 2012 से 2017। अगला प्रश्न देखिए 47 नंबर कह रहा है 12वीं पंचवर्षीय योजना में कितने प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर निर्धारित करने का प्रस्ताव किया गया है, किया गया था अब रहेगा। ठीक है, किया गया है, तो यहाँ पे आप था इसको कर लीजिए, था। ठीक है, तो देखिए जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें जो आपका लक्ष्य रखा गया था फ्रेंड्स वार्षिक वृद्धि की, वह आपकी थी 8.2%। कितनी, 8.2%, जो कि ऑप्शन ए है, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 48 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर हैं। देखिए कर से भी आ जाता है, जो कुछ स्टेट के द्वारा लगाए जाते हैं और कुछ सेंट्रल के द्वारा। तो देखिए इन चारों में से आपको सेंट्रल के द्वारा पूछा गया है कि कौन सा जो कर है केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 48 का आपका ऑप्शन ए, सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, ये सभी सीमा शुल्क, आयकर और निगम जो कर होता है, ये तीनों ही आपके सेंट्रल गवर्नमेंट ये कर लगाती है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे जो टैक्स होते हैं आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, तो ये सभी राइट आंसर हो जाएगा, सीमा शुल्क, आयकर और निगम कर। अगला प्रश्न देखिए 49 नंबर का निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर देखिए इन चारों में से कौन सा है। तो अप्रत्यक्ष कर जो है आपके तीनों ही हैं, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, तट कर। ठीक है, ये तीनों ही क्या है हमारे हैं, अप्रत्यक्ष कर हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी। अगला प्रश्न देखिए, और ये आखिरी प्रश्न है फ्रेंड्स। तो देखिए आखिरी प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, रेखीय समिति का संबंध है, रेखीय समिति का जो संबंध है वह किससे है। तो यह आपके अप्रत्यक्ष कर से है। किससे है, रेखीय समिति का संबंध आपके अप्रत्यक्ष कर से है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, अप्रत्यक्ष कर से। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोगों ने 1 से 50 तक महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, जो कि आपकी इंडियन इकोनॉमी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित सभी प्रश्न थे। फ्रेंड्स प्रश्न कैसे लगे लाइक कर जरूर से बताइएगा, कमेंट करिएगा। जो भी प्रश्न पे डाउट हो उसे जरूर से कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों को उसका स्पष्टीकरण दूंगा। ठीक है, यदि उसमें कोई त्रुटि होगी तो मैं उसे सुधार करने का कोशिश करूंगा फ्रेंड्स। और मैं लास्ट में यही कहूँगा कि एक लाइक ज़रूर से कर दिए, और जो लोग अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं। वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ और नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।